सो हेलो एवरीवन, मैं अंकुश आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेके। बाकी पिछली वीडियोस में हम लोग अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में चीज़ों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है मेरे पास वैदिक पीरियड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? वैदिक पीरियड के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। ऐसे कुछ सीक्वेंस चलता है, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर देखें तो इसी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्यंस के बारे में। ऐसे कुछ पढ़ते हैं। यदि मैं आर्यंस के बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो आर्यंस के बारे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि शायद हमने आर्यंस के बारे में बात नहीं की। आर्यंस आप लोग जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, कि दैट इज केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहा जाता है कि आर्यंस कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ये पहली बार दिखाई कहाँ दिए? सॉरी, ईरान में, ठीक है। और ईरान में जो धर्म चलता है वो धर्म कौन सा है? पर्शियन धर्म, ठीक है। और इनकी जो होली बुक है वो कौन सी है? वो है जिंद अवेस्ता। कौन सी बुक है? जिंद अवेस्ता, ठीक है। इसी के बाद बात करूं, इसी के बाद यही आर्यन चलते चलते कहां पर आ जाते हैं? इंडिया पहुंचते हैं। और ध्यान रखना, जो हमारे पास जिस पास के थ्रू ये जो इंडिया में एंटर करते हैं वो पास कौन सा था? खाइबर पास। देखना, मैं वही चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लिखाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में बार बार पूछी जाती है। इसी के बाद अगर बात करूं तो कौन सी पहाड़ियों से होकर आए थे? तो वो पहाड़ियां थी मेरे पास हिंदू कुश की। हिंदू कुश माउंटेन से होके वो कहां पर आए थे? इंडिया में एंटर किए थे। और इंडिया में आके कहाँ रुके थे? ये दो जगह है हमारे पास, सप्त सिंधुवा। ध्यान रखना, इसी को हम आज का क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं, ठीक है। और जो आर्यंस थे, ये आर्यंस ने ही मतलब कि एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे थे। तो आर्यंस ने ही यहाँ आकर हमारे वेदों को पढ़ा और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की। इसी के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ मैं, अगर इसका मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ, जस्ट अ मिनट। इसके अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो मैं टाइम पीरियड भी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। द टाइम पीरियड जो मेरे पास रहेगा, दैट इज 2500 बीसी से लेके कहाँ तक? हमारे पास 1500 बीसी तक, ठीक है। ये मेरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हम बात करते हैं किसकी? वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। जो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है वैदिक पीरियड। अगर किसी ने बौद्ध धर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो देखनी है तो उस पर वीडियो पे जाकर आपको सारी डिटेल में हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फिर से बार बार मैं वही कहूंगा कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक कर आराम से नोट्स को जरूर बनाएं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। बिफोर स्टार्टिंग माई द टॉपिक ऑन द टुडे सेशन ऑफ द वैदिक पीरियड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे पीछे वाली वीडियोस अगर आपको बेहतरीन लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मैं और भी वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूं, ठीक है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड हमारे पास 1500 बीसी से लेके कहाँ तक रहा? 600 बीसी तक। यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग चीजें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चार वेदों के बारे में। कौन कौन से वेद हैं बेटा? ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद बताया जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारे पास सामवेद। और चौथा वेद जो हमारे पास है वो है अथर्ववेद के। ये चार वेदों के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करने वाले हैं। पहला ही सवाल अगर सबसे पहले करूं, जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। अगर थोड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहूँ तो इस बात का ध्यान रखना, ऋग्वेद कोई पुस्तक मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। बहुत सारे ऋषियों का इस पे काम हुआ है। और ऋषियों का जो काम हुआ है उसी को ही क्या किया गया है? संग्रह करके, संकलित करके, जोड़कर इसे रखा गया है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। ध्यान रखना, जिसे इकट्ठा करके रखा गया उनका नाम था वेद व्यास,
क्या नाम था, वेद व्यास। और वेद व्यास की जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है, आप लोग जानते हैं, दैट इज महाभारत। ठीक है, ऐसा ही है। और अगर एक और सवाल अगर मैं यहाँ से पूछना चाहूँ तो महाभारत का सेकंड नेम क्या आता है, इसको हम लोग बोलते हैं जय संहिता। क्या बोलते हैं इसे, जय संहिता। अगर मैं एक और नाम इसका लिखना चाहूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं बेटा, 1 लाख श्लोक है। कहा जाता है सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे पास यही है, कौन सा, महाभारत। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक और लिख सकता हूँ, दैट इज अ सत सहस्त्र संहिता। क्या बोल सकते हैं इसको, सत सहस्त्र संहिता के नाम से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों, सत कहते हैं 100 को, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, 5 जीरो, और संहिता कहते हैं ग्रंथ को। तो इसी का संग्रह को हम बोलते हैं क्या, महाभारत। एक और अगर यहाँ बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो मैंने आपको बता दिया, जो सबसे छोटा ग्रंथ है उसे कहते हैं गीता। गीता के अंदर ध्यान रखना 18 अध्याय और 700 श्लोक है, सबसे छोटा यही है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। वेदों के बारे में बातचीत होगी, ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखना। एक मिनट, हमारे पास ऋग्वेद के अंदर ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज 10 मंडल। कितने मंडल इंपॉर्टेंट है, 10 मंडल। 10 मंडल में यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 मंडल के बारे में बातचीत की गई। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास 2 से लेकर 7 तक मंडल है, ये सारे मंडल, इनको कहा जाता है, और एक मिनट, ऋषि गोत्र। अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप लोग जानते हैं हमारा जो गोत्र रहता है, जैसे भारद्वाज की बात करें, पराशर बात करें, गौतम की बात करें, विशिष्ट की बात करें, ये सारे क्या हमारे गोत्र कह सकते हैं, ये ऋषियों के नेम है। ये इन्हीं के मंडल में, इन्हीं ने इन पे ऊपर काम किया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन से मंडल के बारे में बात कर रहा हूँ, तीसरे मंडल के बारे में। तीसरा मंडल मेरे पास इंपॉर्टेंट, यही लिखता हूँ। तीसरा मंडल पे काम किया था विश्वामित्र ने। ठीक है जी। तीसरे मंडल के बाद अगर बात करूं तो तीसरे मंडल की एक और इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कॉल्ड एज ए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पर हमारे शास्त्र इस बात की इजाजत देते हैं कि गायत्री मंत्र को इस तरह से उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसको इस तरह से चलते फिरते उच्चारण करने से हम लोग पाप के भागीदारी बनते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी अपना अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा। ठीक है, जैसा जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरे मंडल की बात करें, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किस भगवान के लिए किया गया है, वो है सावित्र। सावित्र, ध्यान रखना, सावित्र कहते हैं, और ये ध्यान रखना, सूर्य भगवान की उपासना के लिए। सावित्र कहते हैं सूर्य की किरण धरती पर पड़ने से पहले वाले सूर्य को कहते हैं हम लोग क्या, सावित्र। तो ध्यान रखा, आपने देखा होगा हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सुबह उठ के जल्दी उठ के क्या करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, और उसका सही समय वही कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारे तीसरे मंडल की बात, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मंडल आता है मेरे पास बेटा, वो 9th मंडल। मैं इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में ही बात करूंगा। 9th मंडल में बात करते हैं हम लोग सोमरस के बारे में। ठीक है, सोमरस के बारे में। ठीक है, और सोमरस किया जाता है सोमापा। ठीक है, जो सोमरस को पीने वाले व्यक्ति को कहते हैं सोमापा। तो सोमापा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो इंद्र भगवान को किया जाता है। भगवान भोले बाबा को तो यूं ही बदनाम किया गया है, परंतु ये इंद्र भगवान का ही प्रिय, क्या कह सकते हैं इसे, ड्रिंक था, इसलिए उसको इन्हीं का नाम क्या कहते हैं, सोमापा कहते हैं हम लोग। इज इट क्लियर यहाँ तक, चले हम आगे। सोमरस के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट, कि सोमरस है क्या। ओके, नहीं आएगा। सोमरस के बारे में बात कर रहे थे। सोमरस में एक और बात ध्यान रखना, सोमरस ये हमारे पास एक पर्वत है हमारे पास, अफगानिस्तान पाकिस्तान की पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय रेंज के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है मूंज।
पथ, पर्वत, ये वहां से लाया जाता है, ठीक है। और इसी को फिर सोमरस बताया गया है, ठीक है। इसी के बाद अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा हमारे पास 10th मंडल। 10th मंडल में हमारे पास एक तो है इंपॉर्टेंट पुरुष सूक्त, ठीक है। अगर और मैं जानकारी देना चाहूँ ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद के अंदर एक इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा 10 मंडल, और एक और बात ध्यान रखना 1028 क्या है, सूक्त है। और एक सूक्त के अंदर 3 से लेकर 300 मंत्र होते हैं, और 10,528 टोटल मंत्र बताए गए हैं किसके, ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना पुरुष सूक्त है, दूसरी बात यहाँ पर नदी सूक्त है, और तीसरा इसी के अंदर हमारे पास विवाह सूक्त है। मैं अभी तक केवल ऋग्वेद की ही बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ तो 10वें मंडल में ही इंपॉर्टेंट हमारे वर्ण व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई है। कौन सी व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के अंदर हमारे पास क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चारों वर्णों के बारे में बताया गया। फिर से बता दो, ऋग्वेद के अंदर काम के आधारित पे, काम के आधार के ऊपर जाति के बारे में बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क इस वर्ण व्यवस्था को डिवाइड किया गया था। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट, पहली बात इंपॉर्टेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी बात बता दिया, तीसरा, नौवा, 10th मंडल इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात, इन पढ़ने वाले को बोला जाता है होत्री पंडित। ऋग्वेद को पढ़ने वाले पंडित को बोला जाता है होत्री पंडित। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब हम चल रहे हैं आगे किसके ऊपर, यजुर्वेद के ऊपर काम करते हैं, ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं आगे, और अगर आगे बात करूं तो यस, हम लोग बात कर रहे हैं आगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को ध्यान रखना, यहाँ पर इसको एक और नाम से बताया जाता है कर्मकांड वेद। क्या बोलते हैं इसे, कर्मकांड वेद। और एक और बात ध्यान रखनी, यजुर्वेद को हम लोग एक और उपवेद के नाम से भी उपवेद बोलते हैं, धनुर्वेद। क्या कहते हैं, धनुर्वेद। अगर ऋग्वेद में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं कि ऋग्वेद के अंदर जो मेजर पर्सनैलिटी है हमारे पास, ठीक है, उनका नाम है धनवंतरी। कहते हैं ना कि एचओडी बना देते हैं, तो ये एचओडी हमारे पास धनवंतरी है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ही हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आयुर्वेद के बारे में। और आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो देवताओं के जो राजवैद्य कहे जाते हैं वो कौन है, हमारे पास धन्वंतरी, तो एचओडी डिपार्टमेंट इनके पास है। अब बात कर रहे थे हम लोग धनुर्वेद में। धनुर्वेद के अंदर ध्यान रखना, यजुर्वेद को पढ़ने वाले पंडित को कहा जाता है उदगात्रीय। क्या बोलते हैं, उदगात्रीय, ठीक है। और ध्यान रखना इसके जो मेजर पर्सनैलिटी है उनका नाम है विश्वामित्र। क्यों, उनके आप लोग जानते हैं राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जो धनुर्विद्या सिखाई थी वो किसने सिखाई थी, विश्वामित्र ने सिखाई थी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान रखना यजुर्वेद में ही एक किया जाता है कि ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। कह सकते हैं आपने 10th क्लास में हिंदी की जब किताबें पढ़ते होंगे तो हिंदी में आता है कई बार गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात की जाती है। और इसी यजुर्वेद को दो पार्ट में भी बांटा गया था, दैट इज अ शुक्ल और किसका, कृष्ण, जिसे दो पक्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये डिवाइडेशन है किसकी, कई बार सवाल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, गद्य और पद्य के ऊपर आ जाता है कि गद्यांश और पद्यांश में कौन सा वेद लिखा गया है, तो वो हमारे पास कौन सा है, यजुर्वेद के बारे में बातचीत। इसके बाद अगर हम आगे चले, थर्ड हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सामवेद के बारे में, ठीक है। सामवेद के बारे में बात करूं तो सामवेद हमारे पास किसके रिगार्डिंग आ जाता है, ऑटोमेटिक संगीत के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग आ जाता है, संगीत के रिगार्डिंग। और ध्यान रखना इसको पढ़ने वाले पंडित को बोलते हैं अथर्वयु, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अथर्वयु, पढ़ने वाले पंडित को बोला जाता है, ठीक है बेटा। और इसमें जो मेजर पर्सनैलिटी हमारे पास आते हैं उनका नाम है भरत मुनि। आपने देखा होगा नाट्य शास्त्र में किसका नाम फेमस आता है, भरत मुनि का ही नाम लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। इज इट क्लियर यहाँ तक, भरत मुनि का नाम लिया जाता है, संगीत के लिए हो गया। जो चौथा वेद हमारे पास है दैट इज अथर्ववेद, अथर्ववेद। यस, अथर्ववेद, ओके।
अथर्ववेद में ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग शिल्प वेद। और इसको होत्री पंडित में से अथर्वी उद्गात्री कोई भी पंडित इसको पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें कोई और, इसमें जो मेजर पर्सनैलिटी बताए गए हैं वो है हमारे पास कौन, विश्वकर्मा। आप लोग जानते हैं शिल्प के लिए जितना भी नाम लिया जाता है, दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा विश्वकर्मा डे बनाते हैं, वो यही हमारे पास विश्वकर्मा की बात कर रहे थे, शिल्प की। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँ तो ध्यान रखना, ये मैंने कुछ वेदों के बारे में आप लोग को जानकारी दी, जो वेद इंपॉर्टेंट हमारे पास। जस्ट अ मिनट, कहाँ जा रहे हो भैया आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। किसके बारे में, उपनिषद। उपनिषद एक इंपॉर्टेंट देख लेना, दैट इज कॉल्ड एज ए मुंडक उपनिषद, ठीक है। क्योंकि मुंडक उपनिषद इंपॉर्टेंट आता है कि एक हमारे पास वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ए सत्यमेव जयते। कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो वो कौन सा उपनिषद था, मुंडक उपनिषद के बारे में। एक और अगर बात करें तो यहाँ पर ज्वाला उपनिषद भी है हमारे पास, उसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। कौन सा है भैया, ज्वाला उपनिषद। ज्वाला उपनिषद में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बानप्रस्थ, गृहस्थ और गृहस्थ, बानप्रस्थ और संन्यास के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद थे जिसके बारे में हमें पता होना आवश्यक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। इज इट क्लियर राइट नाउ? अगर और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य बृहदारण्यक उपनिषद, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए आता है कि यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में इस वेद में, इस उपनिषद में वर्णन किया गया था। ये मेरे पास तीसरा। और चौथा, फोर्थ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फोर्थ हमारे पास रहता है बेटा, दैट इज काठो उपनिषद। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दैट इज काठो उपनिषद के बारे में बात कर रहा हूं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं दैट इज यम और नचिकेत संवाद है, यम और नचिकेत के संवाद के बारे में बातचीत करते हैं। इज इट क्लियर? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, और मैं ज़रूर इसके भी जो PYQs है ज़रूर लेकर आऊँगा, और जो मैंने पढ़ाया उसी में से ज़रूर आपको बताऊँगा कि हमने इस टाइम पे ये चीज़ पढ़ी थी। सो थैंक यू।